हेलो बच्चा पार्टी। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग एलएलपी के सिलेबस को आगे कवर करेंगे भाई। इसकी पिछली क्लास में हमने सेक्शन 60 पढ़ा था। तो आज हम 61 भी पढ़े थे। वो क्लास में हुआ था बट उसे यूट्यूब में नहीं अपलोड हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 61। ओके। सेक्शन 61 और 62, सॉरी, 60 एंड 61, ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से कंबाइंड है। तो हमने कल जो 60 पढ़ा था, एक बार वो रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि भाई कितना क्या हो गया है। ठीक है ना। भाई ये पता चल जाएगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। ठीक है। तो आगे हम 60 रिवीजन पे कर लेते हैं। क्या पढ़ाए थे कल, ये देखो। हमने बताया था कंप्रोमाइज के बारे में। कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का क्या है, डिस्प्यूट है। किसी भी से भाई पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो सकता है, क्रेडिटर के बीच डिस्प्यूट हो सकता है। उसे क्या किया जाएगा? कंप्रोमाइज या अरेंजमेंट किया जाता है। भाई आपस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा उसके भाई उन डिस्प्यूट में से एक पार्टी क्या करेगी, कहाँ जाएगी? भाई एक अपना क्या बैठा हुआ है, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है कॉर्पोरेट का सबसे, मतलब कि भाई कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो अगर हमारे आपस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कोर्ट में भी भाई था जाते हैं। कोर्ट हो गया भाई, अलग अलग कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर कॉर्पोरेट में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो ट्रिब्यूनल के पास शिकायत लेके कौन जाता है? भाई जो पार्टी आपस में डिस्प्यूट करती है। सिंपल सी बात है। पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हुआ है। अब एक एलएलपी आप लोग चार पांच पार्टनर चला रहे हो। ठीक है ना, चार पांच पार्टनर चला रहे हो। अब वो क्रेडिटर से माल क्या ला रहे हो आप? क्रेडिट में परचेज करके। ठीक है, एलएलपी के अंदर। अब बाद में आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बट आप लायबिलिटी को मीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो क्या होगा? तो अब वो आपसे मांगेगा, आप दोगे नहीं। सिंपल सी बात है, कोई देता नहीं है। उधारी तो कोई देता ही नहीं है। ठीक है। तो फिर क्या होती है? भाई वहां पे वो क्रेडिटर क्या करेगा? जाएगा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेकर के। भाई एप्लीकेशन में लिखेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा, सारा सब कुछ भाई जो भी है। तो अब क्या करेगा ट्रिब्यूनल? उसके लिए आर्डर पास करेगा। अब आर्डर पास करेगा, आपस में आप लोग क्या कर लो, भाई कुछ जो भी है मीटिंग करना है कर लो, अदरवाइज जो हम आर्डर देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बस यही है सब कुछ। ठीक है। तो compromise or arrangement of limited liability partnership section 60, where compromise or arrangement is proposed between a limited liability partnership its creditor, ये देखो creditor or limited liability partnership and its partner, partner के बीच भी हो सकता है। The tribunal may on the application the limited liability partnership or any creditor or partner of the limited liability partnership, or in the case of the limited liability partnership which is being wind up ऑफ द लिक्विडेटर आर्डर मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। भाई देखो क्या होगा। भाई अगर इनमें से कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल के पास क्या करने जाता है, एप्लीकेशन लेकर के जाता है, तो अगर इस केस में क्या होगा? भाई या तो वो क्या कर देगा, भाई अरेंजमेंट करा के या कंप्रोमाइज कुछ भी करा देता है, या फिर अगर ऐसा भी केस आता है कि वाइंडिंग अप करना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो लिक्विडेटर को भेजेगा, आर्डर देगा, भाई आपस में पार्टनर्स मीटिंग करो। मीटिंग करने के बाद फिर अगर आप लोग समझौता कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। तो ये सब सेक्शन वन था, 660 सब सेक्शन वन। ओके। आगे क्या है भाई? कॉल्ड, हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट्स। भाई ट्रिब्यूनल जिस प्रकार से डायरेक्शन देगा उस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा? या तो वाइंडिंग अप करना होगा, या फिर किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट आप लोग क्या कर लो, आपस में कर लो भाई, कंप्रोमाइज। ठीक है। फिर आगे क्या है? सबसेक्शन टू, इफ मेजोरिटी। देखो भाई सिंपल बात है, जब आपस में क्या होगी, भाई मीटिंग होगी तो मेजोरिटी तो देखा ही जाएगा ना। सिंपल है, 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो वही 50%, 3/4 आपका 50% से ज्यादा है। ठीक है ना। इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर आर अ पार्टनर एज द केस में बी एट द मीटिंग एग्री टू एनी compromise or agreement to the compromise or arrangement shall if sanctioned by the tribunal by order by binding
on all the partners as the case may be, and also on the limited liability partnership are in the case of limited liability partnership which is being winding up on the liquidator or contributories of the limited liability partnership। देखो, मेच्योरिटी होगी, मीटिंग में मेच्योरिटी देखा जाएगा, मेच्योरिटी के हिसाब से क्या किया जाएगा, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है भाई, ट्रिब्यूनल आर्डर देगा, सिंपल सी बात है, सबको उसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे एलएलपी हो, ठीक है ना। अगर वो वाइंडिंग अप करने के लिए देता है तो वाइंडिंग अप करना होगा, जो कुछ बोलेगा वो करना पड़ेगा। अब प्रोवाइडेड दैट देखो क्या कह रहा है, ये प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है, नो ऑर्डर सैंक्शनिंग एनी कंप्रोमाइज, किसी भी प्रकार के लिए ऑर्डर को सैंक्शनिंग तब तक आप नहीं कर सकते हो, या फिर वाइंडिंग अप, या फिर आपस में कि भाई अरेंजमेंट या फिर कुछ भी कर सकते हो, तो उसको तब तक आप नहीं कर सकते हो जब तक ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हो जाता। क्या है, अनलेस ट्रिब्यूनल, अनलेस द satisfied, okay, that the limited liability partnership or any person, other person by whom an application has been made under subsection 1। मतलब सबसेक्शन 1 में किसी भी पार्टनर या किसी भी पर्सन के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है, और उस केस में अगर जब तक ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हो सकता तब तक किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होगा। डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, by affidavit or otherwise all the material fact relating to the limited liability partnership, including the latest financial position of the limited liability partnership and the pendency of any investigation proceeding relating to the limited liability partnership। अगर किसी भी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ भी करना है तो वो करेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सब सेक्शन 3 के बारे में। आपका सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। हमने अभी जो सबसेक्शन 2 पढ़ा है उसके बारे में वो कहता है कि आपको आरओसी से बताना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसेक्शन 3 इतना कहता है, कुछ नहीं, जो आपने सबसेक्शन 2 में डिसाइड किया है उसे आपको क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है। एन ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 2, जो भी ऑर्डर आपको मिला है, shall be filed by the limited liability partnership with the registrar within 30 days after making such order, and shall have effect only after it is so filed। मतलब जब तक आप इसे फाइल नहीं कर सकते तब तक आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सबसेक्शन 4 में क्या कहता है, इफ डिफॉल्ट इज मेड, और कितने दिन में आपको आरओसी के बताना है, याद रखना एमसीक्यू के लिए, 30 डेज में। फिर कह रहा है इफ डिफॉल्ट इज मेड कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। अब जो सबसेक्शन 3 आपको बताया गया है, मतलब कि 30 दिन में आरओसी को क्या करना है, आपको बताना है, और बिना बताए आप ऐसा कर लेते हैं, कंप्रोमाइज अरेंजमेंट जो भी करना है, ठीक है ना, तो आप पे क्या लग जाएगी, डिफॉल्ट के केस में पेनल्टी लग जाएगी। भाई आपको पेनल्टी कितना लगेगी, 10,000, ठीक है ना। किसको लगेगी, एलएलपी एंड यूरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को 10,000। अब अगर आप इतने में सुधर गए तो ठीक है, एक दो दिन में, नहीं सुधरे, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट करते चले जा रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 दिन में आपको क्या पे करना है, भाई आपको फाइल करना था, नोटिस देना था कि भाई हमने ऐसा ऐसा हमको ऑर्डर मिला है और हम ये डिसीजन लिए हैं और ऐसा होने वाला है। तो अगर आपने आरओसी को 30 दिन में नहीं बताया, एक दिन आप डिफॉल्ट करते हैं, ठीक है, 2 दिन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 की आपको पेनल्टी लग जाएगी। यूरी सारे के सारे एलएलपी एंड डिजिग्नेटेड पार्टनर को, अगर आप कंटिन्यूअस डिफॉल्ट करते जाते हैं तो आपको क्या होगी, 10,000 पर डे की पेनल्टी लगेगी। और ऐसा नहीं है कि आपने साल भर नोटिस ही नहीं दिया तो भाई 10 100 100 100 मल्टी होते हुए बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम भी लिमिट बता दिया है। कह रहा मैक्सिमम एलएलपी को 1 लाख लगेगी और डेजिग्नेटेड पार्टनर को 50,000 लगेगी। ओके, अब आगे बात करेंगे सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में क्या है, द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू इट अंडर दिस सेक्शन स्टे द कमेंसमेंट आर कंट्री क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ एनी सूट आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑन सच टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल थिंक फिट। अगर क्या होता है, देखो, the tribunal may at any time after the application has been made to it, मतलब कि किसी पार्टनर
किसी क्रेडिटर के एप्लीकेशन के बाद अंडर दिस सेक्शन स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूशन ऑफ एनी सूट आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो तब तक सूट फाइल कर सकता है जब तक उसे ये नहीं लगता ट्रिब्यूनल को भाई उसे कैसा फिट लगेगा, ठीक है ना, एज पर एप्लीकेशन, ठीक है ना, जब तक फाइनली उसे नहीं डिस्पोज कर देता तब तक वो क्या कर सकता है, जो भी ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा वो ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, तो ये था आपका सेक्शन 60। अब हम पढ़ेंगे 61, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब ध्यान से सुनो, क्या है कि अब ट्रिब्यूनल इन्फोर्स या कंप्रोमाइज में भाई एक ऑर्डर पास कर दिया गया वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है ना। अब वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर पास कर दिया गया या फिर किसी भी प्रकार के अरेंजमेंट के लिए, तो क्या होगा इस केस में ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, वेयर द ट्रिब्यूनल मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 60, हमने वही बताया 60 में अगर वाइंडिंग आपका या अरेंजमेंट ने कॉम्प्रोमाइज का किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास कर दिया गया, सैंक्शनिंग अ compromise or arrangement in respect of limited liability partnership it, तो वो क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, ट्रिब्यूनल के पास पावर है उस कंप्रोमाइज अरेंजमेंट के केस में सुपरवाइज करे या फिर क्या कर सकता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। ऑर्डर जो दिया है एट एनी ऑर्डर देने के बाद देयर आफ्टर गिव सच डायरेक्शन कि इस तरह से आपको वाइंडिंग अप करना है और जो भी करने की के बात आएगी वो कर सकता है, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन, कंप्रोमाइज, अरेंजमेंट कुछ भी कर सकता है, प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब आएगा आपका सबसेक्शन 2, क्या है सबसेक्शन 2 में, इफ द ट्रिब्यूनल ऑफर सेड इज सेटिस्फाइड दैट अ कंप्रोमाइज आर एन अरेंजमेंट सैंक्शनड अंडर सेक्शन 60 cannot be worked satisfactory with or without modification। अगर देखो क्या हुआ भाई, सबसेक्शन, सेक्शन किसमें, सेक्शन किसमें हमने अभी बताया आपको, एक सेकेंड। हाँ, सेक्शन 61 में, सबसेक्शन 1 में ये कहा गया, सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 61 और सबसेक्शन 1 में बताया गया है भाई कि वो सुपरवाइज कर सकता है, डायरेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन के बारे में कह सकता है, ठीक है। हम्म, हाँ, तो अगर ये क्या नहीं करता भाई, सुपरवाइज या डायरेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन को ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उनको इट में आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड in the affairs of the limited liability partnership make an order winding up the limited liability partnership and such an order shall be deemed to be an order made under section 64 of this act। ओके, तो क्या होगा भाई उस केस में भाई इन सेक्शन 64 है जो कि आगे पढ़ेंगे भाई, उसका ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका सेक्शन 61। अब हम देखेंगे 62 में क्या है, प्रोविजंस फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और एमेलगमेशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। भाई इसमें भी आपका कुछ नहीं है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस को इसमें बताया गया है। जैसे कि मान लो आपकी क्या है, कोई एलएलपी है, ठीक है ना, एलएलपी है। अब एलएलपी को क्या करना है, वाइंडिंग अप करना है या फिर मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन करना है, सिंपल बात है, रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। रिकंस्ट्रक्शन की बात मतलब कि भाई आपको क्या करना है, अपने एलएलपी में किसी भी प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन करना है, एमलगमेशन करना है, तो आपको सेक्शन 62 के प्रोविजंस को भाई पढ़ना पड़ेगा, आई मीन कहने का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। पढ़ेंगे तो हम लोग और जो क्लाइंट आएंगे उनको हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पर्सन है अपने एलएलपी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है या फिर वो क्या करना चाहता है, अमलगमेशन कराना चाहता है, तो सेक्शन 62 के प्रोविजंस को फॉलो करेगा, ठीक है ना। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 60
for sanctioning of a compromise or arrangement proposed between limited liability partnership and any such person as are mentioned in that section and it is shown to the tribunal। कह रहा है कि जो भी हमने सेक्शन 60 में पढ़ा, जैसे कि उसमें ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है वाइंडिंग अप के लिए या फिर किसी भी कंप्रोमाइज के लिए या अरेंजमेंट के लिए लिमिटेड, इट मींस की proposed between a limited liability partnership and any such person as are mentioned in that section, it is shown in the tribunal that compromise and arrangement has been proposed for the proposes of or in connection with scheme for the reconstruction of any limited liability partnership or limited liability partnership or in amalgamation of any two or more limited liability partnership। देखो, दो एलएलपी को यदि आप क्या कराना चाहते हो, एमलगमेट कराना चाहते हो, एलएलपी नंबर 1 एलएलपी नंबर 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके सेक्शन 62 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। compromise or arrangement has been proposed for the purpose of or in connection with a scheme for the reconstruction of the limited liability partnership या फिर limited liability partnership or amalgamation of two or more limited liability partnership। ठीक है, तो ये कह रहा है under the scheme the whole or any part of the undertaking property or liability of limited liability partnership concerned in the scheme in the this section refer to a transfer limited liability partnership in the to be transferred to another limited liability। देखो ध्यान से सुनो, क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक एलएलपी है भाई, ये क्या हो रहा है यार, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। ओके। तो सेक्शन 62, अब देखो सेक्शन 2 में, सेक्शन 62 में हमने बताया कि भाई किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज अरेंजमेंट या हो रहे हैं किनके बीच, रिकंस्ट्रक्शन या अमेलगमेशन बिटवीन एलएलपी, तो इसमें सेक्शन 62 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद हमने बी में बताया कि भाई अगर कोई भी चीज है, एलएलपी है, मान लो एलएलपी 1 और 2 दोनों आपस में अमेलगमेट हो रही हैं, ठीक है ना, ये अमेलगमेट हो करके कोई एक नई एलएलपी का निर्माण कर रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक इसमें से ट्रांसफरर होगी, एक ट्रांसफरी होगी, अमलगमेट हो रहा है। तो सपोज ध्यान से सुनो भाई, इसमें क्या होता है, व्हाट इज दिस। हाँ तो चलो समझ लो थोड़ा, ये क्या है कि मान लो ये एक है एलएलपी एस, एस एलएलपी है। अब इसको क्या करना है, एक एलएलपी है पी, ठीक है ना, एलएलपी पी है। अब इस एलएलपी पी में दोनों आपस में अमलगमेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, अमलगमेशन। अब ये भाई एलएलपी के सारे असेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे एंड लायबिलिटी ट्रांसफर किए जाएंगे किसमें, एलएलपी पी में। तो अब इस केस में एक ट्रांसफरर होगा, एक ट्रांसफरी होगा। तो जहां मतलब सारे ऐसे ट्रांसफर होके जाएंगे वो ट्रांसफरी बन जाएगा। ठीक। और जो जिस एलएलपी के सारे ऐसे ट्रांसफर होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसफरर, ठीक है ना, ट्रांसफरर हो जाएगा ये जिस एलएलपी एस। तो दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है भाई, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी के केस में आपको सेक्शन 62 में कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं, उन प्रोविजंस को आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे भाई। ये एक सेकेंड ध्यान से रुको यार, ये कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है भाई।
हाँ, तो आज सेक्शन हमने 62 कवर किया है भाई। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है। अब कल हम पढ़ाएंगे वाइंडिंग अप एंड जो भी रिमेनिंग सेशन बचे होंगे। कल आई थिंक सारा ये एलएलपी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो भाई, रिवीजन करो। ओके भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लोगों को शेयर करो भाई, जो भी आपके संपर्क में हो और वो सीए के स्टूडेंट हो। ठीक है, सीए के बच्चे हो, कॉमर्स के हो, अगर वो 11 12 के हैं, बीकॉम के हैं, कोई भी हो भाई, सबके लिए ये भाई चल जाएगा। ओके, लॉ सेम रहेगा, इनकम टैक्स भी कंसेप्ट भी सेम रहेंगे, सब कुछ चल जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।